चुड़ैल का विशाल जादुई तरबूज घर। तरबूज ले लो तरबूज, ताजे ताजे तरबूज, रसीले रसीले तरबूज, तरबूज ले लो तरबूज। एक बूढ़ी औरत एक ठेले पर तरबूजों को रखकर ले जा रही होती है। तभी नदी किनारे से कुछ औरतें पानी भरकर आ रही थीं, जो उस बूढ़ी औरत को देखकर उससे कहती हैं, अरे अम्मा जी, कैसे दे रही हो तरबूज? अरे बेटी, अब तुझसे क्या मोल भाव करूं, केवल 40 रुपए के हैं तरबूज। अरे अम्मा, दिखने में तो काफी बढ़िया और स्वादिष्ट लग रहे। चलो आप मुझे ये तरबूज दे दो। इतना कहकर अनोखी उस बूढ़ी औरत से तरबूज लेकर चली जाती है। जिसके बाद बेचारी बूढ़ी औरत पूरे दिन बाजार में तरबूज बेचने के बाद शाम को वापस घर लौटती है। अरे कन्हैया बेटा, ओ कन्हैया बेटा, जल्दी से आ जा और बचे हुए तरबूजों को अंदर रखवा दे। तभी उस बूढ़ी औरत का पोता बाहर आता है और ठेले पर से सभी तरबूजों को उठाकर अंदर ले आता है। जिसके बाद वो बूढ़ी औरत अपने लिए और अपने पोते के लिए खाना बनाने लग जाती है। कुछ ही देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों खाना खाने बैठते हैं। दादी, आपको पता है आज स्कूल में क्या हुआ? पूरी कक्षा में केवल मेरे ही अच्छे नंबर आए थे, जिसकी वजह से टीचर ने मुझे पुरस्कार भी दिया। अरे बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे ही दिल लगाकर पढ़ाई करो। मेरा तो बस इतना ही सपना है कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ। दादी, आप मेरी चिंता मत करो। एक दिन मैं आपका और माँ पिताजी का सपना पूरा करके ही रहूंगा और एक अच्छा आदमी बनूंगा। वो बूढ़ी औरत अपने पोते की ये बात सुनकर बहुत खुश होती है। जिसके बाद वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन बूढ़ी औरत अपने पोते को स्कूल के लिए तैयार करके स्कूल भेज देती है और ठेले पर तरबूज रखकर तरबूज बेचने के लिए निकल जाती है। बेचारी बूढ़ी औरत जंगल के रास्ते से जाया करती थी। उस दिन जंगल के रास्ते कुछ डाकू गुजर रहे थे। जैसे उन्होंने उस बूढ़ी औरत को देखा तो वो उससे कहने लगे, अरे ओ अम्मा जी, क्या बात है, बड़े ही ताजे ताजे तरबूज लेकर जा रही हैं, जरा हमें भी खिला दे अपने ठेले के तरबूज। ले लो बेटा, ज्यादा नहीं, केवल 40 रुपए के ही हैं। जो मन करे वो तरबूज उठा लो। क्या 40 रुपए? तुझे क्या लगता है बुढ़िया, हम तुझे 40 रुपए देंगे? अरे ओ भवानी, काहे इस बूढ़ी औरत से मगजमारी कर रहा है? सीधा सीधा तरबूज उठा और लाकर मुझे दे। अभी लाता हूँ सरकार, अभी लाता हूँ। भवानी बूढ़ी औरत के ठेले से तरबूज उठाकर गब्बर को दे देता है। जिसके बाद गब्बर तरबूज खाने लगता है। तभी बूढ़ी औरत गुस्से से गब्बर से कहती है, अरे ओ ना मर्द की औलाद, क्या तुझे फ्री फोकट खाने में शर्म नहीं आ रही? एक बूढ़ी औरत को परेशान कर रहे हो, ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अरे भवानी, ई बूढ़ी औरत तो हमका ललकार रही है, तनिक ई का चुप कराई दे, हमका और तरबूज खाना है। गब्बर के इतना कहते ही भवानी उस बूढ़ी औरत के ऊपर गोलियां चला देता है। जिसके बाद वो बेचारी बूढ़ी औरत वहीं मर जाती है। जिसके बाद सभी डाकू मिलकर उसके ठेले के सभी तरबूज खाकर वहां से चले जाते हैं। तभी अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगती है। वहीं कन्हैया अपने घर पर अपनी दादी का इंतजार कर रहा होता है। हे भगवान, कितनी जोर से बारिश हो रही है। जब भी बारिश होती है दादी वापस लौटकर घर आ जाती हैं, लेकिन अभी तक दादी आई नहीं। अब मैं क्या करूं? ऊपर से घर की छत भी टपक रही है। कन्हैया को समझ नहीं आता। देखते ही देखते उसके घर में चारों तरफ पानी भर जाता है। वो बेचारा रोते हुए अपनी दादी का इंतजार करने लगता है। तभी अचानक से उसके घर के बाहर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल आकर प्रकट हो जाती है, जो और कोई नहीं कन्हैया की बूढ़ी दादी होती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मेरे पोते को इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तभी चुड़ैल अपनी झोपड़ी के अंदर जाती है, जहां वो देखती है उसका पोता पानी से बचकर रसोई की स्लैब पर उसका इंतजार करता सो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे मरने के बाद मेरे पोते का इतना बुरा हाल हो जाएगा। मुझे कुछ तो करना ही होगा। तभी चुड़ैल को पानी में एक तरबूज तैरता हुआ दिखाई देता है। जिसके बाद वो उस तरबूज को उठाती है और बाहर ले आती है और उसे अपनी जादुई शक्तियों के द्वारा एक विशाल तरबूज में बदल देती है। जैसे ही तरबूज एक विशाल तरबूज में बदल जाता है, उसके अंदर 2 खिड़की और एक दरवाजा भी बन जाता है। ये हुई ना बात, अब मेरे पोते को कोई परेशानी नहीं होगी। इतना कहकर चुड़ैल अपने पोते के पास जाती है और उसे जगाने लगती है। जैसे कन्हैया नींद से जागकर अपने सामने एक बहुत भयानक चुड़ैल को देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो डर के मारे कांपने लगता है। चुड़ैल, मैं तो इतनी देर से अपनी दादी का इंतजार कर रहा था, तू कहाँ से आ गई? कन्हैया, मैं तुम्हारी दादी ही हूँ, डरने की कोई बात नहीं है।
जाओ बाहर जाकर देखो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास रखा है। चुड़ैल अपने पोते कन्हैया को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताती है, जिसके बाद कन्हैया उसकी बात मानकर बाहर जाता है। बाहर वो एक बहुत बड़ा विशाल तरबूज का घर देखता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी चुड़ैल दादी से कहता है, दादी ये तो एक बहुत बड़ा विशाल तरबूज का घर है। हाँ बेटा, ये तुम्हारे लिए है, जाओ अंदर जाकर देखो, आज के बाद तुम्हें कभी किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। अपनी चुड़ैल दादी की ये बात सुनकर कन्हैया तुरंत विशाल तरबूज के घर का दरवाजा खोलता है, जिसके बाद वो अंदर जाता है। अंदर रहने की सभी सुविधाएं होती हैं और कई तरीके के पकवान भी। वहीं एक कोने में कई सारे तरबूज भी धरे होते हैं। अरे वाह, यहाँ तो रहने की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऊपर से यहाँ इतने सारे तरबूज भी हैं। तभी चुड़ैल दादी कन्हैया के पास पहुँचती है और उससे कहती है, देखो कन्हैया, ये विशाल जादुई तरबूज का घर है। इसके अंदर से तुम्हें जादुई तरबूज मिलते रहेंगे, जिससे तुम अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो। लेकिन दादी, मैं आपके बिना मैं कैसे रहूँगा? बेटा, मेरे साथ जो होना था वो हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा साथ छोड़कर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। जब भी तुम्हें मेरी याद आएगी, मैं तुम्हें मिलने आ जाया करूंगी। दादी माँ, जब से उस दुर्घटना में माँ पिताजी मुझे छोड़कर गए, तब से आपने ही मेरा ख्याल रखा था। आप ही मेरी दुनिया हो। आपके साथ जिन्होंने भी गलत किया, मैं उन्हें सजा दिलाकर ही रहूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। अपने पोते कन्हैया की ये बात सुनकर चुड़ैल दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो रोते हुए उसे गले से लगा लेती है और वहां से चली जाती है। वहीं कन्हैया जादुई तरबूज के घर से तरबूजों को बेचने का काम शुरू कर देता है। देखते ही देखते उसका काम अच्छा खासा चलने लगता है और वो गांव में कई सारी तरबूज की फैक्ट्री और उनके जूस बेचने का काम शुरू कर देता है, जिससे वो धीरे धीरे अमीर होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एक दिन वो अपनी दादी माँ से गुनहगारों को सजा दिलवा देता है, जिसके बाद उन तीनों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दादी माँ, आज मैंने आपके गुनहगारों को सजा दिलवा दी। काश आप ये सब देख रही होती। तभी कन्हैया को अचानक से उसकी दादी माँ की आवाज आती है। कन्हैया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें देख सकती हूँ। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो। मुझे इस बात की बहुत खुशी है और तुमने मेरे कातिलों को सजा दिलवा दी। इससे ज्यादा और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अपना ख्याल रखना बेटा। उस दिन के बाद से कन्हैया अपने जीवन में खुशी से जीने लगता है और बड़े होने के बाद वो एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी भी कर लेता है और अपना घर बसा लेता है। चुड़ैल का डाकघर। रूपगंज गांव में कुछ समय से एक खतरनाक चुड़ैल का खौफ मंडरा रहा था। दरअसल वो डाकिया चुड़ैल अंधेरी रात में साइकिल पर सवार होकर गांव में आकर सभी का दरवाजा खटखटाकर कहती थी, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, चिट्ठी चिट्ठी। चुड़ैल हर रात सभी का दरवाजा खटखटाती, पर गांव का बच्चा बच्चा डाकिया चुड़ैल के कहर से वाकिफ हो चुका था। सुनो जी, ये चुड़ैल तो दरवाजा पीटे ही जा रही है। भाग्यवान, चुप करो। इस चुड़ैल के कान बड़े तेज हैं। अगर उसने तुम्हारे सुगबुगाने की आवाज सुन ली तो आज ये डाकिया चुड़ैल हमारी मौत का पैगाम लिख डालेगी। चुड़ैल उनकी बातें सुनकर हंसती हुई कहती है, ये लुका छुपी का खेल खेलने का कोई फायदा नहीं होने वाला। चुड़ैल वहां से गायब होकर किशोर की खिड़की से अंदर झांककर कहती है, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। शातिर चुड़ैल झोले से चिट्ठी निकालकर खिड़की के अंदर फेंक देती है और दरवाजा खटखटाकर छप्पर से चिपक जाती है। तभी किशोर की नींद खुलती है। अरे ये आवाज कैसन थी? अचानक किशोर के पैर चिट्ठी पर पड़ते हैं। बाहर का नजारा देखकर लागत तो ना ही है कि भोर हुई गवा। कहीं ये खूनी चिट्ठी उ डाकिया चुड़ैल की हुई तो? किशोर की नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ने वाली थी कि चुड़ैल अपने माया जाल से घड़ी की सुई 3 से घुमाकर 6 पर कर देती है। अरे ससुरी, जाड़े का कोहरा भी इतना घनघोर छा जात है कि भोर का पता ही नहीं चल पावत है। खैर देखे तो जरा कौन की चिट्ठी आई है। किशोर वो चिट्ठी खोलता है जिसमें लिखा होता है, अगले ही पल तुम मरने वाले हो। चिट्ठी पढ़ते ही किशोर की आंत सिकुड़ने लगती है और खौफ के मारे आंखें बड़ी और धड़कनें तेज हो जाती हैं। तभी डाकिया चुड़ैल उसके सामने प्रकट होकर कहती है, तेरा वक्त पूरा हुआ, अब तुझे मरना होगा। हे भगवान, ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया? डाकिया चुड़ैल मेरे घर में घुस आई। चुड़ैल उसको मारकर सुबह के 4 बजते ही गायब हो जाती है। सवेरे गांव में रोना पीटना लगा हुआ था।
लाख चेतावनी देने के बावजूद भी किशोर ने चुड़ैल के खूनी चिट्ठी को पढ़कर अपनी जान गंवा दी। सरपंच जी, पहले वो डाकिया चुड़ैल हमारे पास ही आई थी, लेकिन हम बच गए। पर बेचारा किशोर डाकिया चुड़ैल के हत्थे चढ़ गया। इस तरह एक बार फिर से रात होती है। डाकिया चुड़ैल अपनी साइकिल की घंटी बजाते हुए गांव में दस्तक देती है और गुनगुनाते हुए कहती है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चुड़ैल की चिट्ठी आई है। चुड़ैल सभी के घरों के आगे चिट्ठी रखते हुए उनका दरवाजा खटखटाती है, पर कुछ देरी बीतने के बाद चुड़ैल कहती है, ये 2 कौड़ी के कीड़े मकोड़े चुड़ैल से होशियारी करेंगे। इन्हें क्या लगता है ऐसा करके ये मुझसे बच जाएंगे? चुड़ैल गांव में रहने वाली सुरीली का दरवाजा खटखटाकर कहती है, आज तो मेरे बलि का बकरा यही बनेगी। मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर। चुड़ैल सुरीली के लालची स्वभाव का फायदा उठाती है। फिर सुरीली कहती है, बबलू जी, सुना आपने, हमारे लिए मनी ऑर्डर आया है। अरे पगला गई होगा, ये उस डाकिया चुड़ैल का छलावा है। पर अगर सच हुआ तो? आप भी ना एकदम फट्टू हैं। अगर वो चुड़ैल होशियार है तो मैं भी कोई मंदबुद्धि नहीं। सुरीली खिड़की से झांककर बाहर नजर दौड़ाती है। तभी उसे दरवाजे पर पैसों से भरा लिफाफा और एक चिट्ठी दिखाई देती है। वो लालच में आकर किवाड़ खोल देती है। अरे इन कड़क गुलाबी नोटों की खुशबू तो बड़ी लुभावनी है। डाकिया चुड़ैल कोहराम मचाते हुए सुरीली को घसीटकर मैदान में लाती हुई कहती है, तूने इस मनी ऑर्डर के लालच में अपने मौत का पैगाम बुलाया है। डाकिन चुड़ैल, मुझे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। ज्यादा लालच बुरी बला है सुरीली। चुड़ैल सुरीली को मौत देकर कहती है, जब तक मैं इस गांव को शमशान में नहीं बदल डालती, डाकिया चुड़ैल के मौत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। सुरीली को मौत देकर चुड़ैल गायब हो जाती है। ऐसे ही हर रात कोई न कोई शख्स अपनी जान गंवा रहे थे, जिसे देख सभी कहते हैं, सरपंच जी, ये डाकिया चुड़ैल एक एक करके सभी को ढेर कर रही है। अब तो गांव में इक्के दुक्के लोग ही जिंदा बचे हुए हैं। ये डाकिया चुड़ैल हमें भी खाक में मिलाकर ही दम लेगी। अब इस चुड़ैल के खौफ से हमको सिर्फ मंदा ही बचा सकती है। गांव के अंतिम छोर में बसी टूटी फूटी झोपड़ी में बूढ़ी मंदा अकेली रहा करती थी। सभी उसके पास आकर कहते हैं, सरपंच, तू यहाँ अब क्या लेने आया है? मंदा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, लेकिन ये गांव वाले बेकसूर हैं। अब उस डाकिया चुड़ैल से सभी को सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। तुम लोगों ने जो अपराध किया उसकी यही सजा है। मुझे आज भी याद है वो खौफनाक दिन। आखिर मंदा किस घटना का जिक्र कर रही थी, जानने के लिए कहानी में थोड़े समय पीछे का रुख करते हैं। चित्रा, मैंने तेरी जरूरत का सब कुछ रख दिया है। चित्रा जैसे ही बैग लिए निकलती है, गांव के लोग कहते हैं, अरे लाख समझाने पर भी ये मंद बुद्धि मंदा समझने को राजी ही नहीं। बेटी जात को ज्यादा पढ़ावे लिखाए के का जरूरत है? और क्या करना, तो इसे भी चूल्हा चौका ही है। आप लोगों की इस छोटी सोच के चलते रूपगंज गांव आज तक पिछड़ा हुआ है। ना एक अच्छा विद्यालय है, ना एक डाकघर। तू जा बिटिया और अपना सपना साकार करना। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे संग है। चित्रा शहर में पढ़ने के लिए आ जाती है। तकरीबन 6 महीने गुजर जाते हैं और उसे अपनी माँ की याद सताने लगती है। आज के इलेक्ट्रॉनिक जमाने में फोन तो क्या, मेरे गांव में एक डाकघर की भी व्यवस्था नहीं। अब मैंने ठान लिया है कि मैं पढ़ लिख कर एक डाकिया बनूंगी, ताकि गांव से दूर रहने वाले परिवार के सदस्य को खत के द्वारा एक दूसरे का हाल चाल पूछ सके। चित्रा की कड़ी मेहनत विशेष प्रभाव दिखाती है। सरकार से अर्जी पास कराकर वो अपने गांव में डाकघर का आविष्कार करके एक डाकिया के पद पर नियुक्त होकर अब चिट्ठियां लाया और ले जाया करती थी। डाकिया डाक लाया, चिट्ठी चिट्ठी। बिना मेरी इजाजत के तेरी जुर्रत कैसे हुई गांव में डाकघर खोलने की? कल की जन्मी छोकरी कहीं की। सरपंच जी, इसमें हर्ज क्या है? जब से चित्रा बिटिया डाकिया बनी है, हम सभी अपने करीबियों का हाल चाल जान पाते हैं। हाँ, गांव में डाकघर की सुविधा होनी ही चाहिए, ताकि एक डाकिया ही तो कोसों दूर रहने वालों की भी चिट्ठी के द्वारा एक कड़ी से जोड़ता है। सभी चित्रा के पक्ष में बोल उठते हैं। ये बात सरपंच को रास नहीं आती और देर शाम जब चित्रा चिट्ठियां बांटकर लौट रही होती है, तब सरपंच उसे घेर कर कहता है, मामूली सी डाकिया क्या बन गई?
तेरी तो गांव में धौंस जम गई है। मैं कहती हूँ छोड़ो मेरा रास्ता। मंगल के सामने दादागिरी न झाड़ो वरना महंगा पड़ेगा। मंगल, टेटुआ दबा दे साली का। बड़ा इसका डाकिया बनना ही इसकी मौत की वजह बनेगा। और तूने उसको बेरहमी से मार डाला सरपंच। अंधेरा छाते ही एक बार फिर चुड़ैल तूफानी बवंडर मचाकर प्रकट होती है। आखिर आज मुद्दतों बाद तू मुझे मिल ही गया। आज मैं तसल्ली से तेरी मौत का पैगाम लिखूंगी। रुक जा चित्रा, छोड़ दे इसको। चुड़ैल गुस्से में बौखलाई सबके आपे से बाहर होकर विशाल रूप धरे सरपंच को अपने पैरों से रौंदकर मार डालती है। बस चित्रा, तूने अपने कातिलों को मौत के घाट उतार डाला। अब रोक दे ये मौत का खेल और चली जा यहाँ से। चली जाऊंगी, पर मेरी एक शर्त है। तुम्हें इस गांव में दोबारा डाकघर बनवाना होगा और मेरे अधूरे काम को पूरा करना होगा। तभी जाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। हम वादा करते हैं। चुड़ैल उनकी आंखों से ओझल हो जाती है और रूपगंज गांव में चित्रा नाम से डाकघर का आविष्कार होता है और कल तक पिछड़ा हुआ रूपगंज गांव संपन्न और समृद्ध गांव की श्रेणी में शुमार हो जाता है। लिफ्ट में भूत। राहुल अपने बॉस विवेक के साथ एक बहुत बड़ी पार्टी में अपनी कंपनी की तरफ से आया था, जहां उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तभी उसका बॉस ये हालत देखकर उससे कहता है, क्या हुआ विवेक, आर यू ओके? हाँ सर, ठीक तो हूँ, लेकिन मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। ओके, परेशान मत हो तुम। ऊपर मेरा रूम है, ये लो चाबी। रूम नंबर 505, 5th फ्लोर पर। क्योंकि पार्टी अभी बहुत लंबी चलेगी, जब तक तुम आराम कर लो, और जब अच्छा महसूस हो तो नीचे आ जाना। थैंक यू बॉस, आप सच में बहुत अच्छे बॉस हो, बहुत केयरिंग। कोई बात नहीं, मस्का मत लगाओ, जाओ रेस्ट करो, और कुछ जरूरी हो तो मुझे कॉल कर लेना। राहुल अपने बॉस की बात सुनकर लिफ्ट में आ जाता है और 5th फ्लोर का बटन दबा देता है। लिफ्ट चलने लगती है और वो 1st फ्लोर पर आते हैं, लेकिन तभी लाइट चली जाती है और राहुल सोचता है, अरे अचानक से लाइट कैसे बंद होगी लिफ्ट की? ये बोलकर राहुल अंधेरे में ही लिफ्ट के बटन पर हाथ मारता है ताकि लाइट जल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तभी उसे किसी के सांस लेने की डरावनी आवाज आती है। ये सुनकर राहुल कहता है, ये कैसी आवाज है? कौन है यहाँ? राहुल के इतना कहने पर ही लिफ्ट की लाइट जल्दी बुझने लगती है। तभी वो अपने सामने शीशे में देखता है कि एक बेहद डरावना भूत इस लिफ्ट में मौजूद है। वो दोबारा से अपनी आंखें खोलकर देखता है तो कोई नहीं होता, लेकिन फिर अचानक से लाइट बंद होकर फिर जलती है तो उसके सामने वही भूत होता है, जिसे देखकर वो कांपते हुए कहता है, भूत, अरे बचाओ, अरे कोई, अरे राम 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 राम, यहाँ भूत है, अरे 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 कोई तो लिफ्ट खोलो, अरे खोलो। ना 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 ना, अब तो यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, इस लिफ्ट से बाहर अब बस तेरी लाश ही जाएगी। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, देखो मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे जाने दो। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, जो भी इस लिफ्ट में आएगा मैं उसे मार डालूंगा। राहुल डर के मारे लिफ्ट के सारे बटन को दबा देता है, जिससे लिफ्ट बहुत तेजी से ऊपर के फ्लोर पर भागती है। लिफ्ट 8वें फ्लोर पर आकर रुक जाती है। दरवाजा खुलता है। राहुल बाहर जाने की कोशिश करता है। इतने में झट से लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। फिर लिफ्ट 5वें फ्लोर पर आ जाती है, जिसका दरवाजा खुलता है। राहुल बाहर निकलने की कोशिश करता है। इतने में वो भूत उसका हाथ पकड़कर लिफ्ट के अंदर खींचता है और लिफ्ट फिर बंद हो जाती है, जिसके बाद वो बहुत तेजी से सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाती है। इतने में वो भूत राहुल को बेरहमी के साथ मार डालता है। आखिर मैंने इसे भी मार डाला। इस लिफ्ट में आने वाला हर शख्स को मैं मार डालूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। 5 घंटे बाद पार्टी खत्म हो जाती है। वहीं विवेक राहुल को फोन लगाता है, लेकिन वो तो फोन उठा नहीं सकता था। उसका
उसका फोन लिफ्ट में पड़े पड़े बजता रहता है। लगता है थककर सो गया। मैं ही उसके पास चला जाता हूँ। विवेक उस लिफ्ट से न जाकर अपने सामने वाली लिफ्ट से जाता है और वो अपने रूम तक पहुंच जाता है और कहता है, अरे ये रूम तो बंद है। इसका मतलब राहुल अभी तक पहुंचा ही नहीं। कहाँ हो सकता है? 5-6 घंटे से फोन भी नहीं उठाया उसने। विवेक उस बिल्डिंग के मैनेजर को राहुल के बारे में बताता है और उसे ढूंढने को कहता है। मैनेजर अपने स्टाफ के साथ उस बिल्डिंग के हर कोने कोने में देखता है, मगर राहुल का नामो निशान कहीं नहीं मिलता। कुछ दिन बीतते हैं। उस बिल्डिंग में आए दिन कोई ना कोई पार्टी होती रहती है। उस बिल्डिंग में शांता नाम की औरत ने अपनी सहेली को बुलाकर एक किटी पार्टी अरेंज की। उसकी सहेली मीना उससे बात कर रही थी कि वेटर आकर उसकी ड्रेस पर जूस गिरा देता है, जिसके लिए वो कहती है, आर यू मैड? तमीज नहीं है क्या? सॉरी मैडम, वो गलती से हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा, मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब करके मैं तुझे माफ कर दूं? अरे मीना, जाने दे, गलती से हो गया यार। ऐसा कर, ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर तू अपनी ड्रेस साफ कर ले। ठीक है। ये बोलकर वो उस लिफ्ट में चली जाती है जहाँ राहुल की मौत हुई थी। जैसे ही वो लिफ्ट का पहला बटन दबाती है तो लिफ्ट चलने लगती है, फिर चलते चलते रुक जाती है, जहाँ तभी लाइट चली जाती है। अजीब डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे ये लिफ्ट अचानक से क्यों रुक गई? मीना लिफ्ट के बटन फिर से दबा देती है, मगर कुछ भी नहीं होता। तभी उसकी सांस फूलने लगती है और वो कहती है, ये क्या हो रहा है? खोलो प्लीज, मेरा दम घुट रहा है। शांता, अरे कोई है बाहर? एक तो यहाँ गर्मी भी लग रही है, ऊपर से सांस भी नहीं ली जा रही। मीना उस लिफ्ट के दरवाजे को जोर जोर से खोलने के लिए उस पर हाथ मारती है, लेकिन अचानक से लाइट आ जाती है। तभी उसके बराबर में वो भूत अपना सर मीना के कंधे पर रख देता है, जिसे मीना शीशे में देख लेती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है, भूत भूत भूत, बचाओ, कोई बचाओ मुझे, भूत भूत, कोई दरवाजा खोलो, खोलो प्लीज। मरेगी तो भी नहीं छोड़ूंगा तुझे, मैं मार डालूंगा तुझे भी। ऐसा कहकर वो भूत मीना का गला पकड़ लेता है। वो चिल्लाती है, लेकिन इतने में भूत उसकी जान ले लेता है। लिफ्ट नीचे वाले फ्लोर पर खुलती है। तभी सब लोग उसकी लाश को देखकर शोर मचाते हैं। लोगों का शोर शांता को बुलाता है और अपने दोस्त की मौत देखकर वो गहरे सदमे में चली जाती है। कुछ ही हफ्तों में उस लिफ्ट में आने वाले हर इंसान की इसी तरह मृत्यु होती है। ये बात आग की तरह फैल जाती है कि उस लिफ्ट में भूत है। कुछ जानकार लोग जाने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन कुछ लोग चले भी जाते हैं जिनके साथ ऐसा ही होता है। तभी ओम नाम का लड़का उस लिफ्ट में जाता है और फिर उसका दोस्त शिवाय कहता है, ओम, इस लिफ्ट से मत जा, यहाँ खतरा है। ये सब लिफ्ट के बारे में यही कहते हैं, लेकिन आखिर वो मौत हो क्यों रही है, इसके पीछे मैं पता लगा कर ही रहूंगा। और तू मेरे पीछे क्यों आ गया? मैं तुझे अकेले नहीं छोड़ सकता, पता है ना तुझे। तू जहाँ मैं वहाँ। अच्छा ठीक है। ये बोलते ही ओम लिफ्ट के 10वें माले का बटन दबाता है, जिसके बाद लिफ्ट चलते चलते तेज भागती है। लिफ्ट की बटन की सारी लाइटें जलने लगती हैं। तभी घबराकर शिवाय कहता है, यार मुझे बहुत डर लग रहा है। तू कोई इंतजाम करके आया भूत से पंगा लेने, या यूं ही आ गया? तुम चिंता मत करो, मैं उस भूत को भगाने का ट्रिक जानता हूँ। अचानक से लिफ्ट की लाइट जलने बुझने लगती है। अजीब सी आवाजें आती हैं और फिर भूत उनके सामने एकदम से आकर कहता है, बहुत बड़ी गलती करी है तुमने इस लिफ्ट में आकर। अब मैं तुम्हें जिंदा तो जाने नहीं दूंगा यहाँ से। ओम, ओम बचा मुझे, कहा था ना इस लिफ्ट में मत आ, लेकिन तूने मेरी एक न सुनी। अब क्या होगा हमारा? मैंने बोला ना, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। आखिर तुम लिफ्ट में आने वाले लोगों को क्यों मार देते हो? मैं जानना चाहता हूँ, बताओ मुझे। नहीं बताऊंगा। बोल क्या करेगा? अब तू और तेरा दोस्त दोनों की मरने की बारी है। ये बोलते ही वो खूंखार भूत
जब दोनों का गला पकड़ता है तभी ओम उसके सामने बजरंगबली का लॉकेट दिखाता है, जिसे देखकर उस भूत की रूह कांपती है और कहता है, हटाओ हटाओ ये लॉकेट मेरे सामने से, हटाओ। एक ही शर्त पर हटाऊंगा, जब तू मुझे बता देगा कि तू लिफ्ट वाले लोगों को क्यों मार रहा है। बताता हूँ। कुछ समय पहले की बात है, मैं इस लिफ्ट में अपने दोस्त की वजह से मर गया, क्योंकि उसने मुझे डरपोक बोला, जिस वजह से मैं लिफ्ट में अकेले आ गया। लेकिन फिर मैं फंस गया और दम घुटने की वजह से मैं मर गया। तब से मैं इसी लिफ्ट में भटकने लगा, जिसके बाद मैंने लोगों को मारना शुरू कर दिया। देखो, तुम्हारी मौत एक हादसा थी, इसके लिए तुम किसी को कसूरवार ठहरा नहीं सकते। अब तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। ऐसा बोलते ही ओम भूत को बजरंगबली के लॉकेट से हमेशा हमेशा के लिए भगा देता है, जिसके बाद से उस लिफ्ट में अब कोई हादसा नहीं होता। अरे मोहन, जल्दी से ये सट्टाबाजी हटाओ। इस पत्तों को जल्दी जल्दी हटा, रात के 10 बज गए हैं, वो आती ही होगी। अरे यार, तू किसकी बात करता रहता है और तू इतना फट्टू क्यों है? भाई, वो जुआ खेलने वाली चुड़ैल आ जाएगी, और मेरी बात मान, अगर वो आ गई ना तो सच में उसके कहर से हमें कोई नहीं बचा सकता है। शेखर के इतना बोलते ही वहाँ पर तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं। उन हवाओं में किसी के हंसने की आवाज भी गूंज रही थी। अरे शेखर, ये हमारे साथ कौन मजाक कर रहा है? आखिर कौन इतनी बुरी तरह से हंस रहा है? वो आ गई है, मैंने तुझे कहा था ना कि वो आ जाएगी। जल्दी से इस जुए को हटा दे, ये अपना सट्टाबाजी बंद कर दे, लेकिन तू नहीं माना। अब भुगत। चल चल चुप रह, पता नहीं फालतू की बकवास करता रहेगा। जब देखो तुझे अब हर जगह चुड़ैल ही दिखती है। उसे मरे हुए बहुत समय हो गया, और मरा हुआ इंसान कभी वापस लौट कर नहीं आता। मोहन जैसे ही ये बात बोलता है, वैसे ही उसके कानों में हवा के साथ एक जोरदार आवाज आती है। मरा हुआ इंसान आता है मोहन, वो अपनी मौत का बदला लेने के लिए वापस आता है। जैसे ही वो आवाज उनके कान में आती है, मोहन अचानक ही पीछे पलटता है, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता, और वह डरते हुए अपने ताश का पत्ता उठाता है और शेखर के साथ घर की तरफ निकल पड़ता है कि तभी मोहन के दोनों पैर कोई खींचकर उसे उल्टा लटका देता है। ये देख शेखर बहुत डर जाता है और शेखर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है कि तभी मोहन उसे पीछे से आवाज लगाता है। अरे शेखर भाई, तू मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा है? बचा ले रे। अरे भाई, मैं तुझे कैसे बचाऊं? मैं तुझे बोल रहा था ना कि जुआ खेलने वाली चुड़ैल आ जाएगी, लेकिन तू मेरी बात नहीं मान रहा था। अगर मैं तेरी जान बचाऊंगा तो मैं भी अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। बाप रे बाप, भाई मैं तुझे नहीं जानता, कौन है तू? इतना कहकर शेखर भी भागने लगता है कि तभी चुड़ैल शेखर को भी मोहन के जैसे ही उल्टा लटका देती है और उसके सामने आकर उनसे बोलती है, क्या रे, जैसे ही 10 बजा वैसे ही तुम लोग अपना सट्टा उठाकर यहाँ से दुम दबाकर भागने लगे। मेरा भी तो तुम लोगों के साथ खेलने का मन करता है, मैं भी तो जुए की शौकीन हूँ। हाँ, मानते हैं कि तू जुए की शौकीन है, लेकिन हमारा मन तेरे साथ खेलने का नहीं है, इसलिए हम तेरे साथ जुआ नहीं खेलना चाहते। अरे जुए वाली चुड़ैल, हम लोगों को छोड़ दे। आखिर हम लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? वही जो तूने सोचा भी नहीं होगा। मैं हर उस जुएड़ी इंसान को मार दूंगी जो सट्टा खेलता है, जो जुआ खेलता है और मुझे पूछता तक नहीं। अरे पागल चुड़ैल, एक बात बता, लोग इंसानों के साथ जुआ खेलना पसंद करेंगे या चुड़ैल के साथ? अरे हमें छोड़ दे, हमें क्यों मार रही है? कभी नहीं, मैं तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे जुए के लिए पूछा भी नहीं। शेखर और मोहन दोनों ही अपनी जिंदगी की भीख मांगते रहते हैं, लेकिन चुड़ैल उनके ऊपर तरस नहीं दिखाती और उन्हें बेरहमी से मार देती है और वहाँ से हंसते हुए चली जाती है। इस तरह अब दिन गुजरने लगे और चुड़ैल का ये मौत का सिलसिला यूं ही चलता रहा। हर रात 10 बजे चुड़ैल गांव में आती और जिसको भी जुआ खेलते हुए देख लेती उसको मौत के घाट उतार देती। एक दिन प्रेम नाम का एक लड़का वहाँ आता है और अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगता है। प्रेम को देख वहाँ पर एक बार फिर तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं और उस हवाओं में एक बार फिर किसी के हंसने की आवाज गूंजने लगती है। तो आज तुम लोगों की बारी है, आओ अब तुम भी मेरे शिकंजे में आओ, तुम भी अब बहुत जल्द ऊपर पहुंचने वाले हो। कौन है? मैं पूछता हूँ, यहाँ कौन है जो हम लोगों को जुआ नहीं खेलने दे रहा? उसकी ये बात सुनकर चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और हंसते हुए बोलती है, तुझे डर नहीं लग रहा क्या? तू तो निडर होकर मुझसे मेरे बारे में पूछ रहा है।
तू मुझे इकलौता मर्द लग रहा है, इसलिए तेरे मरने के पीछे क्या राज है वो मैं तुझे जरूर बताऊंगी। आज से कुछ साल पहले की बात है। मैं इसी गांव में थोड़ी बिगड़ैल किस्म की लड़की थी। मुझे हर एक इंसान बोलता था कि ये बिगड़ी हुई है। मुझे हर इंसान समझाता था कि मेरे लिए बुरे ऐब सही नहीं है, लेकिन मैं नहीं मानी। मैं हर रात लड़कों के साथ जुआ खेलती रहती थी। मेरे माँ बाबा मुझसे बहुत परेशान हो गए और परेशानी में आकर उन लोगों ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, लेकिन मुझे तो भी अकल नहीं आई। मैं फिर भी लड़कों के साथ जुआ खेलती रहती थी। ऐसे ही एक रात की बात है, मैं कुछ गुंडों के साथ जुआ खेल रही थी। हर बार मैं उस जुए में जीत रही थी और उन गुंडों को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो लोग नशे में चूर थे और इसलिए उन लोगों की नीयत मेरे प्रति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। जुआ खेलते खेलते वो मुझे छेड़ने लगे। अरे मेरे जानू, तुम तो सच में बहुत ज्यादा तेज दिमाग की लड़की हो। अरे तुम लोगों ने तो हम लोगों को हरा दिया। एक लड़की होकर लड़कों को मात दे रही हो तुम। ऐसी तेज तर्रार लड़की को मैं तो नहीं छोड़ रहा भाई। इस लड़की से इसका दिमाग तो लेना ही पड़ेगा। ये कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ सिर्फ खेलने के लिए आई हूँ ना, कि खुद का दिमाग और खुद को शेयर करने के लिए आई हूँ। चुपचाप पैसा निकाल और निकल यहाँ से। उसकी ये बात सुनकर उन गुंडों को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो उस लड़की के साथ दुष्कर्म करके उसे वहीं मार देते हैं। तो ये थी मेरी कहानी। उस दिन मैं तो मर गई, लेकिन मैंने कसम खा ली कि अगर कोई भी रात के समय जुआ खेलेगा तो उसे मेरे साथ भी खेलना होगा, और अगर वो मेरे साथ नहीं खेलेगा तो वो सीधा ऊपर जाएगा। अरे ठीक है, लेकिन तेरा लोगों को मारना सही नहीं है। यदि किसी को तेरे साथ नहीं खेलना है तो क्यों खेलेगा? अरे तू अपने एंजॉय के लिए इन मासूम लोगों को क्यों मार रही है? तेरे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन गलती भी तो तेरी थी, और जिसने तेरे साथ गलत किया तू उन्हें जाकर मार, हमें नहीं। अरे मूर्ख इंसान, मैंने अपने कातिलों को कब का मार दिया, लेकिन मुझे फिर भी शांति नहीं मिल रही। मुझे एक बार अच्छे से सट्टा खेलना है और मेरे साथ कोई सट्टा नहीं खेलता। अगर मेरे साथ कोई एक बार अच्छे से सट्टा खेल लेगा तो मैं अपने आप यहाँ से चले जाऊंगी। मुझे जिसने हरा दिया मैं उसी की बात मानूंगी। ठीक है, मैं तेरे साथ जुआ और सट्टा खेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तू मुझसे वादा कर कि तू एक गेम खेलने के बाद यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। चुड़ैल अब उसकी बात से सहमत हो जाती है और इस तरह चुड़ैल के साथ प्रेम जुआ और सट्टा खेलने लगता है। उन दोनों की गेम काफी देर तक चली, जिसमें चुड़ैल हार जाती है और प्रेम जीत जाता है। खुद की हार देखकर चुड़ैल अब वहाँ से अपने आप चली जाती है और अब उस गांव में चुड़ैल का साया किसी को भी नहीं दिखा और ना ही किसी भी इंसान की मौत हुई। और इस तरह उस गांव में रात के समय लोगों ने जुआ और सट्टा खेलना भी बंद कर दिया। चुड़ैल का घर। रात का समय था। रात ज्यादा होने के कारण रोड पर कोई भी इधर उधर नहीं जा रहा था कि तभी वहाँ पर एक भयानक चुड़ैल आती है और खुद से बोलती है, मैं इस गांव वालों को अब नहीं छोड़ूंगी। इन गांव वालों ने मुझे बेरहमी से मार दिया था, उसी तरह मैं इन्हें भी नहीं छोड़ूंगी। जिस तरह मेरी मौत हुई है उसी तरह मैं इन गांव वालों से अपनी मौत का बदला लूंगी। वो चुड़ैल खुद से बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक लड़का अपने घर जा रहा था। उसे देखकर वो चुड़ैल एक सुंदर सी लड़की बन जाती है और उस लड़के के सामने आकर उसके लिए गाना गाती है। कितनी सावन बरस गई, मेरे प्यासे नैना तरस गई, मैं तेरी बिरहा हूँ सजना, मुझको पहना दे तू कंगना। उस लड़की को देखकर वो लड़का रुक जाता है और उसकी सुंदरता देख उस पर मोहित हो जाता है। वो लड़की गाना गाते हुए पहाड़ों के रास्ते निकल जाती है और उसी के पीछे पीछे वो आदमी भी पहाड़ी पर चलने लगता है। वो लड़की आगे आगे जाती है और लड़का पीछे पीछे जाता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक पहाड़ पर एक घर में चले जाते हैं। उस घर में जाने के बाद चुड़ैल अपनी आंखों से जादू करके अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है, जिसके बाद दरवाजे की आवाज से आदमी का सम्मोहन टूट जाता है, जहां वो खुद को एक घर में पाता है और उसके सामने एक सुंदर सी लड़की थी। उस लड़की को अपने सामने खड़ा देखकर लड़का उससे पूछता है, ये मैं कहाँ आ गया? क्या आप मुझे मेरे घर का रास्ता बता सकती हैं? लड़की उसका जवाब नहीं देती और एक बार फिर गाना गाते हुए कहती है, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, कौन है वो किसको खबर, अनजान है कोई। उस लड़की का ये गाना सुनकर वो लड़का उससे एक बार फिर बोलता है, एक्सक्यूज मी मिस,
मैं आपसे अपने घर जाने का रास्ता पूछ रहा हूँ। क्या आप मुझे मेरे घर जाने का रास्ता बता सकती हैं? उसकी बात सुनकर वो लड़की अपनी आंखों को लाल कर लेती है और एक भयानक चुड़ैल बन जाती है और हंसते हुए उस लड़के से बोलती है, यहाँ पर आने का रास्ता तो है, लेकिन जाने का नहीं। मैं अपनी मौत का बदला तुम सभी गांव वालों से लूंगी। अब तुम लोग नहीं बचोगे। जिस तरह मैं मरी हूँ, ठीक उसी तरह तुम भी मरोगे। इतना कहकर चुड़ैल अपनी एक उंगली घुमाती है और उसकी उंगली से जादू होते हुए वो आदमी हवा में उड़ जाता है। जैसे ही वो आदमी हवा में उड़ता है कि तभी चुड़ैल अपनी लंबी जुबान करके उस आदमी को जिंदा निगल जाती है और हंसते हुए एक बार फिर बोलती है, मैं वापस आ गई हूँ। मैं इस गांव के एक एक इंसान को चुन चुन कर मारूंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और अब वो चुड़ैल हर रात उस गांव में एक सुंदर लड़की बनकर आती है और किसी न किसी इंसान को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर अपने पहाड़ी वाले घर पर ले जाती है और उसे अपनी लंबी जीभ करके जिंदा निकल जाती है। अब उस गांव में लोगों की संख्या कम होने लगी। ये देखकर सभी गांव वाले चिंता में पड़ गए और आपस में बात करके सभी गांव वाले मुखिया के पास जाते हैं और तभी गांव वालों में से एक लड़का जिसका नाम विजय था, वो अपने मुखिया से बोलता है, मुखिया जी, हमारे गांव में आए दिन कोई ना कोई गायब हो रहा है। अब तो हमारे गांव में लोगों की संख्या भी कम हो चुकी है। यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है। हमें इसके पीछे का राज पता लगाना होगा कि हमारे आखिर गाँव में लोगों को कौन गायब कर रहा है। लेकिन विजय, हम ये कैसे पता लगाएंगे? आज रात कोई भी नहीं सोएगा और सभी लोग अपनी अपनी खिड़कियों से देखेंगे कि आखिर हमारे गांव के लोग कहां जा रहे हैं। विजय की बात से सभी सहमत होते हैं और थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। इस तरह सभी गांव वाले अपने घर में छुपकर खिड़की से अपने गांव की तरफ नजर रखे हुए थे कि तभी चुड़ैल हवा में उड़ते हुए आती है और अपने शिकार को ढूंढने लगती है। वो आसमान में उड़ ही रही थी कि तभी उसको मीना नाम की एक औरत पानी भरते हुए दिख जाती है। वो चुड़ैल उसके बालों को पकड़कर हवा में उड़ाते हुए पहाड़ों के रास्ते जाने लगती है। सभी गांव वाले दौड़ते हुए चुड़ैल का पीछा करने लगते हैं, जहां वो उसका पीछा करते करते पहाड़ी वाले घर में पहुंच जाते हैं और उस घर का विजय दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है, जहां गांव वालों के साथ साथ विजय देखता है कि एक भयानक चुड़ैल मीना की गर्दन पकड़कर उसको हवा में लटकाए हुए है। ये देखकर विजय गुस्से में बोलता है, कौन हो तुम और मेरे गांव वालों को इस तरह क्यों मार रही हो? विजय मेरे बच्चे, तू यहाँ से चले जा। मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, इसीलिए तू मेरे रास्ते मत आ। चुड़ैल की ये बात सुनकर विजय हक्का बक्का रह जाता है और वो उससे पूछता है, तुम मुझे कैसे जानती हो? आखिर कौन हो तुम? तू अपनी माँ को कैसे भूल सकता है विजय? माँ, ये आप हो? मैंने तो सुना था कि आप जेल के अंदर हो, लेकिन आप तो इस हालत में। माँ, आपकी ये हालत किसने की है? बेटा, आज से 3 साल पहले की बात है। मुझे दमा की बीमारी हो चुकी थी, लेकिन इन गांव वालों ने मुझ पर तरस न दिखाकर मुझे आए दिन ताने मार कर जाते थे। खासकर ये मुखिया। मैं बीमारी की हालत में बिस्तर पर पड़ी रहती थी, लेकिन इस बेशर्म के अंदर इतनी शर्म नहीं थी कि वो आकर मुझे एक गिलास पानी दे जाए। वो जब भी आता तो मुझसे बोलता, कैसी औरत है रे? एक तो तूने अपने बेटे को शहर में भेज रखा है और यहाँ पर पता नहीं कैसे बीमार पड़ी हुई है। तेरी वजह से हम लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। तेरे शरीर से इतनी बदबू आ रही है कि मैं क्या ही बताऊं। मैं तो बीमार हूँ, लेकिन तू तो बिल्कुल सही है ना। तेरे अंदर इतनी शर्म नहीं है कि तू मुझे एक गिलास पानी भी पूछ सके। उसकी बातों का जवाब मुखिया नहीं देता और वो वहाँ से चले जाता है। और थोड़ी देर बाद मुखिया कुछ गांव वालों के साथ पार्वती के घर आता है और उसे धक्के मारकर गांव से निकाल देता है। बेचारी पार्वती बीमारी की हालत में रोते हुए इधर उधर भटक रही थी। भटकते भटकते वो एक पहाड़ी पर चली जाती है, जहाँ उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। वो उस झोपड़ी में रहने तो लगती है, लेकिन उसके पास ना तो कुछ खाने के लिए था और ना ही कुछ पीने के लिए। बीमारी के कारण वो उस घर में पड़ी पड़ी सड़कर मर जाती है। तू ही बता, इन सभी गांव वालों ने मुझे इस तरह मार दिया, मैं इन लोगों को कैसे छोड़ दूं बेटा? माँ, हाँ मैं मानता हूँ सभी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन इन लोगों ने आपको गांव से इसलिए निकाला था क्योंकि आपकी बीमारी गांव में फैल रही थी। माँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप इन सभी गांव वालों को छोड़ दो। पहले लोगों ने आपके साथ बुरा किया, लेकिन आप जिस तरह से इतने दर्द से गुजरी हैं, वही दर्द आप इन गांव वालों को क्यों दे रही हैं? मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इन सभी को छोड़ दीजिए।
अपने बेटे को इस तरह रोता हुआ देख चुड़ैल की ममता जाग जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है। जाते वक्त अपने बेटे को बोलती है, मैं यहाँ से जा तो रही हूँ, लेकिन अगर इस गांव में दोबारा किसी औरत या किसी बुजुर्ग के साथ इस तरह का बर्ताव हुआ तो मैं वापस आऊंगी और यहाँ पर तहलका मचा दूंगी। इस तरह वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद अब वो गांव चुड़ैल से मुक्त हो चुका था और अब खुशी से हर कोई वहाँ साथ रहने लगा था।